हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, जिसमें आज बात करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का मान कितना होता है, शक्ति गुणांक कितना होता है। जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोधक जुड़ा हो या शुद्ध प्रेरक जुड़ा हो या संधारित्र जुड़ा हो या एलसीआर परिपथ या एलसीआर परिपथ की अनुनादी स्थिति में, इन सभी के लिए अपन बात करेंगे बच्चों कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक के बारे में। सबसे पहले आप समझो कि ये शक्ति का मतलब क्या होता है। जैसे आपने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत ले लिया और उसमें प्रेरक जोड़ रखा है या प्रेरक कुंडली या संधारित्र जोड़ रखा है या इनके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो बच्चों समय के साथ विद्युत परिपथ में कितना ऊर्जा क्षय हो रहा है, कितना ऊर्जा लाश हो रहा है, कितना ऊर्जा खपत हो रहा है, कितना ऊर्जा व्यय हो रहा है, उसको बोलते हैं बच्चों हम शक्ति। कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या बोलते हैं बच्चों, शक्ति। दर का मतलब होता है समय के साथ। आपने प्रतिरोधक जोड़ रखा है, प्रतिरोधक मतलब लोड, उस लोड के द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा खपत की जा रही है, समय के साथ कितना ऊर्जा खपत होती है बच्चों। समय के साथ जो खपत होता है उसे दर बोलेंगे और उसी ऊर्जा की दर को यानी व्यय होने की दर को हम शक्ति कह देते हैं। सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा डीप में अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हल्का सा एक व्यंजक है बच्चों, बहुत सिंपल सा। इसको यदि आप एकदम प्रेशर लेकर पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं, हवा हवाई में पढ़ना आसानी से बनेगा भी। हाँ भाई, परिपथ में लोड जोड़ रखा है आपने, संधारित्र जोड़ रखा है, प्रेरक कुंडली जोड़ रखा है, तो बिल्कुल ऊर्जा खपत होगी। तो समय के साथ कितना ऊर्जा खपत होती है उसकी शक्ति कहलाएगी। यानी बच्चों यहां पर सिंपल तरीके से कहा गया किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को हम शक्ति बोलेंगे। सिंपल। ये जो तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा होता बच्चों, यानी किसी विशेष क्षण का जो वोल्टेज होता है या किसी विशेष क्षण में यदि हम बात करें धारा होता है, इनका जो गुणनफल होता है उस परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति कहलाती है। कहने का तात्पर्य, कोई परिपथ है तो किसी क्षण विशेष पर उसमें कितना धारा बह रहा है और उनके सिरों के बीच कितना वोल्टता लगाया, इन दोनों का मल्टीपल बच्चों क्या कहलाता है, तात्क्षणिक शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो शुरू हो जाता है थ्योरम, यहीं से शुरू हो जाता है ना। तात्क्षणिक शक्ति बराबर आप लोग लिखेंगे बच्चों तात्क्षणिक शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति, इसका जो वैल्यू होता है बच्चों, तात्क्षणिक शक्ति बराबर होता है तात्क्षणिक वोल्टता गुणे तात्क्षणिक धारा। ठीक, ये आप लोगों का एक जिस तरीके से कथन कहा गया था उसके आधार पर अपन ने लिख दिया। अब मान के चलते हैं बच्चों, यदि इसी से औसत शक्ति के लिए फार्मूला आ जाता तो आप आसानी से बता सकते थे। पहले फिलहाल ये चीज तो क्लियर होगा कि तात्क्षणिक शक्ति बराबर किसके बराबर होता बच्चों, एक आपका तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक, तात्क्षणिक का मतलब किसी विशेष क्षण में, किसी विशेष क्षण में बच्चों जो उसमें वोल्टता होगी है ना और उसमें धारा होगी, इसका जो मल्टीपल होता है वो तात्क्षणिक शक्ति कहलाता है। इसी से हम औसत शक्ति निकालते हैं बच्चों, पी एवरेज निकालते हैं, यानी पावर एवरेज। यानी आप लोग जैसे शक्ति गुणांक की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, तो समय के साथ यानी ऊर्जा कितना खपत होता है, यानी किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर शक्ति है। ऐसे इसके लिए हम औसत शक्ति के लिए निकालते हैं कि औसत शक्ति ऑल ओवर, मतलब जैसे हमने कहा 10 मिनट तक विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित किया तो पूरा का पूरा औसत शक्ति किसके बराबर होगा बच्चों, तो यहां पर वोल्टता और जो प्रत्यावर्ती धारा है इसके गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा कि जो आपके बच्चों एक प्रकार से यदि औसत शक्ति आ जाता है तो इनके मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक, किसी प्रॉब्लम से आप लोग यहां तक नहीं गुजरेंगे उम्मीद करता हूं। अब यहां से थोड़ा सा लिखना है कि माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता व
प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण कितना होता है बच्चों? बोल्टा का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। सही है सर, इसको समीकरण 1 दे दो तो I बराबर कितना हो जाएगा? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये माइनस फाइव क्यों कहा? क्योंकि हो सकता है भाई इनमें कलांतर में तो डिफरेंस होगा, ये तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल सेम कला में होगा। हम माना तो मानकर चल रहे हैं कि माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टा और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, तो ये अपन ने क्या करा? माना लेकर चला। जहां हमने भाई कहा फाई जो है, जहां जो फाई है उल्टा हुआ धारा के बीच कलांतर है, आप लोगों से गुजारिश ये है कि यदि कोई बच्चा डायरेक्ट इस लेक्चर को देखने आएगा तो ये पता नहीं चल पाएगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी कहां से आ गया, I बराबर I साइन ओमेगा टी माइनस फाइव क्यों लिया है। तो जब आप लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का देखोगे, 2, 3, 4, 5 क्रम से देखते आओगे बच्चों, तो सारा चीज क्लियर होगा कि प्रत्यावर्ती बोलता हम V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी ही लेते हैं। और मान लीजिए धारा अग्रगामी या पश्चगामी हो सकता है, तो भाई कुछ ना कुछ कलांतर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अतः अगले पेज को लेकर चलते हैं। अतः तात्क्षणिक शक्ति बराबर आप बता दो, तात्क्षणिक शक्ति बता दो। ठीक है बच्चों, टेढ़ा हो गया क्या? चलो, P बराबर तो किसके बराबर होगा बच्चों? बोल्टता और जो धारा है इसके गुणनफल के बराबर होगा। P बराबर कितना हो जाएगा? V का मान कितना बच्चों? V नॉट साइन ओमेगा टी। I का मान कितना है? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। थोड़ा सा अग्रगामी या पश्चिगामी, इसको अपन थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। तो P बराबर V नॉट I नॉट को अलग कर दो, साइन ओमेगा टी है बच्चों, फिर ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये किसी का फार्मूला ही सेट नहीं हो रहा है सर। ये साइन ए साइन बी तो है, तो साइन ए साइन बी का फार्मूला कुछ भी नहीं होता है। हाँ, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है सर, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है। लेकिन आप तो यहां पे साइन ए साइन बी की बात करें तो साइन ए साइन बी तो होता नहीं है, तो इसको अपन 2 साइन ए साइन बी के रूप में सेट कर देंगे। 2 साइन ए साइन बी के रूप में सेट कर देंगे। कैसे सर? देखना बच्चों, 2 साइन ए साइन बी कैसे हो जाएगा? 2 का यदि भाग कर दो, 2 का यदि भाग कर दो बच्चों, तो 2 का गुणा भी कर सकते हो। 2 का यदि भाग कर दो तो 2 का आप गुणा भी कर सकते। यही चीज हमने कर दिया, 2 का गुणा भी कर दिया, 2 का भाग भी कर दिया। अब P बराबर हो जाएगा आपका बच्चों V नॉट I नॉट अपान 2 है। इसका एक फार्मूला होता है, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। यही फार्मूला होता है ना, कॉस ए माइनस बी प्लस, यहां पे यदि हम शॉर्टकट में लिख देते हैं तो आपको और आसान हो जाएगा कि 2 साइन ए साइन बी का जो फार्मूला होता है कॉस ए प्लस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला होता है बच्चों, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे अपन यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। 2 साइन ए का कॉस ए प्लस बी, ए का मान कितना होता है? ओमेगा टी प्लस सॉरी माइनस बी का मान है ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस चिन्ह के कारण प्लस हो जाएगा भाई। फिर माइनस लगाना बच्चों, कॉस ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव। देखो यहां पे माइनस था,
लेकिन इस माइनस के कारण बच्चों, जैसे cos a माइनस बी होता है, तो cos a माइनस बी इसके पहले माइनस लगाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, इसलिए परेशान नहीं होना। अब किताबों में डायरेक्ट लिखा रहता है, बच्चों को इसीलिए परेशानी होती है कि सर डायरेक्ट लिखने से इतने समझदार थोड़ी ना है, इतने समझदार होते तो हम पढ़ते ही क्यों, है ना, डायरेक्ट पेपर दे देते बस। चलिए देखना प्यारे बच्चों, ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, बचेगा cos फाइव माइनस cos, इधर बच्चों 2 ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा। ये लो भाई, ये लो। हाँ, इसके पहले यदि आप लोगों ने समीकरण दिया है 1 और 2, तो इसको अपन समीकरण 3 दे सकते हैं, समीकरण 3 दे सकते हैं। अब बच्चों एक पूर्ण चक्र में जो धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, सिंपल है, शक्ति का मान, धारा का औसत मान 0 होगा, इसलिए cos ओमेगा टी माइनस 5 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में cos एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का औसत मान शून्य होगा, अतः शून्य होगा, इसको हटा देंगे बच्चों, अतः एक पूर्ण चक्र में, अतः एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति पी एवरेज निकालेंगे बच्चों। औसत शक्ति, अभी तक ये तात्क्षणिक की बात की जा रही थी, लेकिन औसत मान, औसत शून्य होता है या औसत मान शून्य होता है, परेशान मत होना, नहीं तो बोल दो सर औसत बस लिख दिए आप, ऐसे कैसे होगा, औसत मान शून्य होता है। तो औसत मान शून्य होगा बच्चों, इसका मान शून्य होगा, तो ये आपका औसत ही चलने लग जाएगा। तो पी एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, V0 I0 अपान 2, यहां पे बच्चों आपका cos 5 हो जाएगा। देखना यहीं से खेल शुरू होगा बच्चों, देखना आप लोगों को बताता हूं, जैसे यहां पे आपका 2 है ना बच्चों, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये V0 इसको √2 लिख सकते हैं, ऐसा क्यों सर, I0 √2 लिख सकते हैं, ये cos 5 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 3 से था, कहां से था, समीकरण 3 से था। अब देखो बच्चों ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि √2 का गुणा होगा तो 2 आएगा, क्यों, देख लो ना, मैं यहां पे बता देता हूं, √2 इंटू √2 मतलब √4 और 4 का वर्गमूल 2, तो इसको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा किया है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि IRMS बराबर कितना होता है, I0 अपान √2, है ना, और VRMS रूट मीन स्क्वायर बराबर होता है V0 अपान √2, इसलिए P एवरेज बराबर, P एवरेज इन P औसत बराबर IRMS इंटू VRMS, IRMS इंटू VRMS, ठीक है, VRMS cos 5, क्या बच्चों, cos 5। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज सिद्ध हो चुका है, और औसत शक्ति का मान आ चुका है, और इसको आप समीकरण नंबर 4 दे दो, क्या दे दो बच्चों, समीकरण 4 दे दो। ठीक, ये चीज है, और इसी cos 5 को हम शक्ति गुणांक की संज्ञा देते हैं, क्या, शक्ति गुणांक की देते हैं संज्ञा। ये RMS का मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, VRMS का मतलब है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान है। तो इस तरीके से बच्चों औसत शक्ति जो होता है किसके मल्टीपल, VRMS, यानी आपका एक प्रकार से आभासी वोल्टेज है, आभासी शक्ति और शक्ति गुणांक के मल्टीपल के बराबर होता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा एक लाइन और दी आपसे कह दूं कि आप लोगों ने अभी पढ़ा बच्चों
कि जो पावर होता है, इन जो शक्ति होता है वो वोल्टेज और धारा के गुणा के बराबर होता है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि यदि Prms पावर का रूट मीन वर्ग माध्य मूल मान यदि आपसे कहें तो ये Vrms, ठीक है, वह Irms के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू यहां पे रख दें बच्चों, तो इसलिए हो जाएगा P एवरेज बराबर Prms यानी आभासी शक्ति हो जाएगा इंटू कॉस फाई के बराबर होगा। यानी औसत शक्ति जो होगा बच्चों, औसत जो शक्ति होगा, क्या औसत शक्ति जो होगा वो आभासी शक्ति, कैसी शक्ति, आभासी शक्ति और शक्ति गुणांक के गुणनफल के बराबर होगा। अतः एसी परिपथ का शक्ति गुणांक वह राशि है जिसका आभासी शक्ति में गुणा करने पर एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति का मान निकल कर आ जाता है। कि शक्ति गुणांक वह मान है जिसे आभासी शक्ति में गुणा करने पर एक पूर्ण चक्र में धारा के औसत शक्ति का मान आ जाता है। इतना यदि 2 पेज आपने कर लिया तो भाई थ्योरम आपका कंप्लीट हो जाता है यहां से, ठीक है, यहां से। और अतः लास्ट में लिखना, ये अतः प्रत्यवर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक वह राशि है जिसका आभासी शक्ति में गुणा करने पर एक पूर्ण चक्र में व्यय हुए औसत शक्ति का मान ज्ञात हो जाता है। इसका मान विभिन्न प्रकार की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब जैसे बच्चों आपके परिपथ में क्या जुड़ा है, प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है, आपके परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ठीक, तो विशेष स्थितियों के बारे में बात करेंगे। ठीक बच्चों, चलिए शुरू करें। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? थ्योरम देख लो बच्चों, एक स्टेप बाय स्टेप कर दिया है मैंने, हर एक पॉइंट पर डिटेल्स में बात की है। अब हम यहां पर स्थिति फर्स्ट बात करते हैं बच्चों, है ना, स्थिति फर्स्ट बात करते हैं। ठीक है, विभिन्न स्थितियों पर वैल्यू प्राप्त होगा। स्थिति फर्स्ट हम डायग्राम ज्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि भाई आप लोगों को बता दिया हूं पहले से भी, चीजें क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपको यहां तक लिखना पड़ेगा बच्चों कि किसी भी परिपथ का शक्ति गुणांक उस मान के बराबर होता है जो कि औसत शक्ति में गुणा करने पर, आभासी शक्ति में गुणा करने पर औसत शक्ति के बराबर हो जाता है। देख लो बच्चों, शक्ति गुणांक वह राशि जिसका आभासी शक्ति से गुणा करने पर एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति का मान प्राप्त हो जाता है। पहला स्थिति है बच्चों कि जब परिपथ में केवल विशुद्ध प्रतिरोधक हो बच्चों, क्या हो, विशुद्ध प्रतिरोधक हो। 2-2, 3-3 मिनट लगेगा, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। प्रतिरोधक हो, ठीक, इसका मतलब परिपथ कैसा होना चाहिए, परिपथ कुछ इस तरीके से बच्चों, एक विशुद्ध प्रतिरोधक जुड़ा हो बस, और यहां पर आपका एक प्रत्यवर्ती धारा स्रोत है। थोड़ा सा डायग्राम इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अब इस स्थिति में बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इस स्थिति में V व I समान कला में रहते हैं। किसी को याद है? किसी को याद है? हमने थ्योरम कराया था। नहीं याद है तो थ्योरम पढ़ लेना, तभी समझ में आएगा कि जब किसी परिपथ में प्रतिरोधक जुड़ा हो तो धारा और वोल्टता समान कला में होंगे। जब समान कला में होंगे बच्चों, इसलिए जो फाई का मान होगा 0 होगा। फाई का मान जो होगा 0 होगा। समीकरण 4 था, ये समीकरण 5 हो गया। जब बच्चों हम यदि औसत शक्ति की बात करते हैं, पी एवरेज की बात करते हैं, तो समीकरण 4 से लेकर चलना पड़ेगा। समीकरण 4 से लेकर चलना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 4 से, भाई फाई का मान कितना है, फाई का मान 0 है। इसलिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 कितना है, पावर पी एवरेज बराबर भी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। तो पी एवरेज भी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान बच्चों 1 होता है। तो पी एवरेज बराबर कितना आ जाएगा,
पी एवरेज बराबर हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक, चूंकि cos 0 का मान कितना होता है, शून्य होता है। इधर लिख लेना बच्चों, चूंकि cos 0 का मान शून्य होता है। ठीक है, अतः यहां पर यदि केबल और केबल बच्चों क्या प्रतिरोधक जुड़ा हो तो औसत शक्ति का मान अधिकतम होगा, यानी जो क्षय होगी वो अधिकतम होगी। केवल ओमी प्रतिरोध के लिए बात की जा रही है। ठीक है, इतना याद रखना बच्चों। ठीक, ठीक है सर। यानी हमारे पास जो वैल्यू आ चुका है पी एवरेज बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब चूंकि आपसे मैं कह दूं कि वी आर एम एस किसके बराबर होता है, वी आर एम एस होगा आई आर एम एस इंटू आर के। आप लोगों को समस्या जाएगा, वी बराबर आई आर होता है कि नहीं होता, बताओ जरा। वी बराबर आई आर होता है, वी बराबर आई आर होता है, हाँ सर। तो वी आर एम एस बराबर आई आर एम एस कैपिटल आर के बराबर होगा, सही है। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो वी एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू आर, और बच्चों और इंटू में आई आर एम एस ही है, तो पी एवरेज बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। ठीक, ये भी सही है सर। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज ये है कि हो सकता है आप लोगों ने ये भी पढ़ा हो कि चूंकि आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, हाँ सर, इसका होता है आई नॉट अपॉन रूट 2 के बराबर होता है। इसलिए पी एवरेज का मान जो है बच्चों कितना आ जाएगा, आई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू यहां पे आर हो जाएगा बच्चों। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा पी एवरेज बराबर 1 अपॉन 2 रूट 2 का वर्ग करेंगे आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर। खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये अधिकतम जो औसत शक्ति है किस स्थिति में बच्चों, किस स्थिति में निकल कर आया, तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि जब परिपथ में केवल विशुद्ध प्रतिरोधक हो, जब परिपथ में विशुद्ध प्रतिरोधक हो, तो ये अपना अधिकतम औसत शक्ति का क्षरण जो है वो निकल कर आ चुका है। ठीक है सर, है ना। अच्छा, जब परिपथ में केबल और केबल, अगले पेज में लेकर चलते हैं तभी मजा आएगा। अगला जो पेज है बच्चों, जब परिपथ में, दूसरा कंडीशन है कि जब परिपथ में विशुद्ध संधारित्र हो। ठीक है, और यही कंडीशन जो है बच्चों सेम विशुद्ध संधारित्र होता है ना। यानी इस स्थिति में वह आई के बीच का कलांतर होता है बच्चों। क्या होता है, कलांतर होता है। यानी फाई बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। फाई बराबर कितना, 90 डिग्री, या जिसे बोलते हैं पाई बाई 2। तो समीकरण 4 से कितना हो जाएगा, पी एवरेज बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस 90 डिग्री। डायरेक्ट रखो बच्चों, तो इसका मान रखेंगे तो पी एवरेज बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है। और ऐसे ही सेम यदि आपसे मैं कह दूं, ऐसे ही सेम मैं आपसे कह दूं कि आप लोग इसको तीसरा कंडीशन, विशुद्ध प्रेरक जुड़ा हो बच्चों, प्रेरक, तो आपका जो 3 नंबर में कंडीशन आएगा, मतलब प्रेरक जुड़ा हो, क्या हो बच्चों, प्रेरक हो, विशुद्ध प्रेरक हो।
इस स्थिति में भी 90 डिग्री होता है बच्चों। इस स्थिति में मतलब या तो परिपथ में विशुद्ध संधारित्र हो या परिपथ में विशुद्ध प्रेरक हो, तो यहां पर जो शक्ति का मान है वो शून्य के बराबर होगा, लगभग लगभग नॉट यानी जीरो के बराबर होगा। यानी परिपथ में इसे ही बाटहीन धारा कहते हैं बच्चों। यानी परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है किंतु शक्ति या क्षय नहीं होता है। इस प्रकार की धारा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बाटहीन धारा कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ में धारा प्रवाहित होती है किंतु ऊर्जा क्षय नहीं होता बच्चों। किंतु जो ऊर्जा क्षय है वो नहीं होता है, ठीक है। यानी किंतु शक्ति का क्षय नहीं होता, अतः इस धारा को बाटहीन धारा भी कहते हैं। ठीक ठीक है सर, यही कंडीशन इसमें भी फॉलो हो। तो देखो भाई, एक के साथ एक फ्री हो गया। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये परिपथ हमने थ्योरम पढ़ा ही नहीं है। तो यदि आप लोगों ने थ्योरम नहीं पढ़ा तो फिर आपकी गलती। एनसीईआरटी में साफ है, लेकिन मैं यहां पे एक एक डिटेल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो बच्चा पढ़ना चाहता है ना, उसको ये प्रॉब्लम ना हो कभी कि समझ में नहीं आया, है ना। चीजें क्लियर? हेलो, क्लास में हो थोड़ा सा भी? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए बताना जरूरी था, घर का कॉल है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? सुबह गला काम नहीं करता इसलिए अपन पानी का सेवन करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं बच्चों, जो चौथा कंडीशन है कि जब परिपथ में, ठीक है बच्चों, या ऐसा कर दो सीधा सीधा, एलसीआर परिपथ के लिए, ठीक है। तो इस परिपथ के लिए कलांतर कितना होता है भाई? कलांतर कितना होता है? tan फाई बराबर XL माइनस ओमेगा XC अपान R के बराबर होता है। ये R के बराबर होता है, किंतु बच्चों इसका जो वैल्यू होता है लगभग बराबर होगा परिपथ में, इसका प्रेरकीय प्रतिघात और प्रेरणीय, तो इसका मान वैल्यू बच्चों 0/R हो जाएगा। तो इसके बराबर हो जाता है 0। tan फाई का मान 0, यानी आ गया tan फाई बराबर 0। तो ऐसा कौन सा डिग्री है tan में कि 0 का आ जाए? तो tan 0 डिग्री बराबर बच्चों, तो फाई बराबर आता है 0 डिग्री। ठीक है, फाई बराबर कितना आता है? 0 डिग्री। जब फाई बराबर 0 डिग्री तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 ही था ना। चले आओ, समीकरण 4 कहां पे है? ये समीकरण 4 से, समीकरण 4 से पी एवरेज बराबर कितना होगा बच्चों? पी एवरेज बराबर बताओ, समीकरण 4 से पी एवरेज बराबर कितना हो जाएगा? तो पी एवरेज बराबर हो जाएगा VRMS इंटू IRMS cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान अधिकतम, पी एवरेज बराबर कितना हो जाएगा? VRMS, ठीक है, इंटू IRMS। cos 0 का मान 1 होता है बच्चों, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे यहां पे समय लूंगा, 1 मिनट का। इसके लिए 1 मिनट का समय लूंगा, तो इसका अधिकतम वैल्यू निकाल कर दे दूंगा आपको। कैसे दे दोगे सर? कि चूंकि V बराबर IR होता है, लेकिन बच्चों यहां पर VRMS जो है वो IRMS
इंटू जेड के बराबर होगा। जेड क्यों लेंगे सर? क्योंकि यहां पे प्रतिबाधा है, आर नहीं ले सकते हैं, तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए पी एवरेज बराबर यहां पे बच्चों कितना हो जाएगा, वी आर एस आर एम एस इंटू जेड, और आपका आई आर एम एस सही है। जो आप लोगों ने फर्स्ट कंडीशन में निकाला था वही है बच्चों, यहां पे आई स्क्वायर आर एम एस, केवल यहां पे जेड की जगह, सॉरी आर की जगह जेड है। जेड क्यों लिया? क्योंकि प्रतिबाधा है ना, एलसीआर में प्रतिबाधा होता है। अब यदि हम वैल्यू पुट करेंगे आई आर एम एस का, तो बोलो सर आई नॉट अपॉन रूट 2 यही तो होता है, बार बार वही थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे अपन, है ना जेड। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा पी एवरेज बराबर हो जाएगा 1/2 आई नॉट स्क्वायर जेड। ठीक, ये लो भाई, खत्म। ठीक, ये एलसीआर परिपथ के लिए बच्चों, और अनुनादी स्थिति के लिए भी अपना यही आएगा, अनुनादी स्थिति के लिए भी यही आएगा। ठीक है, याद करना, अनुनादी स्थिति के लिए भी यही आएगा। ओ माय गॉड, ये तो लगता है अनुनादी स्थिति का बता दिए सर। ये अनुनादी स्थिति के लिए आ गया भाई, ये अनुनादी के लिए है, अनुनाद के लिए। अनुनाद के लिए क्यों? क्योंकि इस स्थिति में बच्चों XL बराबर होता है XC, है ना। ये बराबर किया तभी तो ये 0 आया, ये बराबर तभी तो घट के 0 आया, अनुनाद के लिए है। ठीक है, तो परेशान मत होना, ये अनुनाद के लिए। ये तो बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो जाएंगे, उसका भी वैल्यू यही आएगा, इसमें कुछ है नहीं। यदि आपको करना है तो कर सकते हैं। ठीक, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे बोलो सर अनुनाद के लिए तो 5वें नंबर पे चलते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और जब कॉपी कर लेंगे बच्चों तो ये वाला अनुनाद के लिए हो गया। अगले नंबर पे चल देंगे, हाँ लास्ट वाला, अगले नंबर पे चलेंगे, 5 नंबर पे चलेंगे। ठीक है, अनुनादी नहीं रहेगा ये। ठीक है, ठीक, चलो कोई बात नहीं। देखो 5 नंबर में बच्चों कलांतर इतना है। देखो tan का मतलब होता है इस तरीके से, लंब XL माइनस XC, R का मतलब अंडर रूट, यहाँ पे Z है ना बच्चों, ये किसके बराबर आया था, तो यहां पे अपन करते हैं, काम करते हैं, गड़बड़ तो नहीं आएगा यार, नहीं तो फिर दिक्कत है। हाँ ठीक, ये R है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये चीज है बच्चों। तो यहां से हम cos फाई निकाल सकते हैं, cos फाई, तो cos फाई का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, जिसे हम Z बोलेंगे। ये Z ही है बच्चों, क्या है, Z है। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से कितना हो जाएगा, P एवरेज, P एवरेज, P एवरेज कितना होता है, VRMS, VRMS इंटू IRMS, और cos फाई का मतलब R बटे Z, जहां Z बराबर ये वैल्यू है बच्चों, ये Z ही है, ये Z ही है, आप लोगों ने निकाला था Z बराबर, ये चीज है। तो ये किसके लिए है, ये किसके लिए निकल कर आ गया, तो अपने किसके लिए आ गया भैया, किसके लिए आ गया, तो LCR परिपथ के लिए निकल कर आ गया है। ठीक, इसका मान अधिकतम मान होगा। अब कहोगे सर अधिकतम वैल्यू के लिए, तो फिर यही वैल्यू भी की जगह अपन क्या करेंगे, भी की जगह क्या करेंगे बता सकते हो, देखना VRMS की जगह लिखोगे IRMS इंटू Z, यही तो करोगे। तो फिर आ जाएगा P एवरेज बराबर IRMS इंटू Z, IRMS पहले से बच्चों R बटे Z, तो Z से Z कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, P एवरेज बराबर I स्क्वायर RMS इंटू R,
फिर वही वैल्यू पुट करोगे जो भी इसके पहले वैल्यू पुट किए थे, I0/√T, फिर वही आ जाएगा। मतलब जो अधिकतम है अनुनाद वो दोनों की स्थिति में सेम आता है। ये कंडीशन कराना इसलिए जरूरी था क्योंकि एनसीईआरटी में है और आपको ऐसा ना लगे कि सर नहीं कराए। ठीक है, तो इस तरीके से आज का क्लास खत्म होता है। थोड़ा सा लंबा चल गया, कंडीशन के कारण लंबा चल गया, नहीं तो शक्ति गुणांक 2 मिनट का काम था भैया, 15 मिनट में खत्म हो गया था, आप लोगों से बन जाएगा। हाँ, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर हमेशा हर वीडियो में शेयर करता हूँ, 9685292949 9685299149, उसमें और डिटेल में रहता है, सारा कंडीशन दिया रहता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।